इकाई 8 पद्मावत के लोक परंपरा और लोक जीवन। इकाई की रूपरेखा। उद्देश्य प्रस्तावना। भारतीय काव्य परंपरा और फारसी काव्य परंपरा। हिंदी प्रेमाख्यान। पद्मावत में प्रेम कथा। पद्मावत की प्रबंधात्मकता। पद्मावत के लोक तत्व। जायसी की भाषा सारांश अभ्यास प्रश्न। उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप भारतीय काव्य परंपरा और फारसी काव्य परंपरा के परिचित हो सकेंगे, लोक कथा के रूप में पद्मावत का अध्ययन करेंगे और साथ ही इसकी प्रबंधात्मकता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। पद्मावत के चित्रीय लोक जीवन से परिचित हो सकेंगे और लोक कवि के रूप में जायसी और उनकी भाषा का अध्ययन कर सकेंगे। प्रस्तावना। पिछली इकाई में आपने जायसी के बारे में बहुत कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त की, मालिक मोहम्मद जायसी के बारे में, जबकि यह स्पष्ट हो चुका है कि वे सूफी कवि नहीं बल्कि सिर्फ कवि और उनका पद्मावत लैंगिक प्रेम काव्य है। अब यह जान लेना आवश्यक है कि जायसी में पद्मावत में काव्य कितना भारतीय काव्य परंपरा से ग्रहण किया है और कितना फारसी काव्य परंपरा का। इन दोनों के समन्वय से पद्मावत का कौन सा रूप सामने आता है। क्या जायसी ने पहली बार भारतीय और फारसी काव्य परंपरा का समन्वय किया है। आप देखेंगे कि जायसी से पहले भी इन दोनों काव्य की परंपराओं में समन्वय का प्रयास किया जा चुका है। जिस कवियों ने इस दोनों काव्य परंपरा का समन्वय किया है उनमें अमीर खुसरो, शाइद और मुल्ला दाऊद प्रमुख हैं। जायसी ने एक प्रचलित लोक कथा और ऐतिहासिक कथा के ताने बाने से पद्मावत का कथापट बुना है। इसमें इतिहास कम है, लोक कथा ज्यादा। लोक कथा के आधार पर रचे गए इस प्रबंध काव्य के लोक जीवन कितना है, इसकी जानकारी आवश्यक है कि लोक गाथा के रूप में पद्मावत को जांच पड़ताल जरूरी है, क्योंकि लोक गाथा के अनेक तत्व हैं। इसीलिए पद्मावत एक साहित्यिक कृति होते हुए भी लोक काव्य की विशेषताएं से अलग नहीं हो पाया। एक प्रेमाख्यान के रूप में पद्मावत की सफलता का यही रहस्य है। लोक गाथा के आधार पर पद्मावत की विवेचना करते हुए जायसी के लोक कवि व्यक्तित्व का भी विश्लेषण करने की कोशिश की जाएगी। इसी सिलसिले में पद्मावत की भाषा पर भी विचार किया जाएगा। एक साहित्यिक कृति के अवधि का प्रयोग किस सीमा तक ठीक है, इसको जानना अति आवश्यक है। जैसी कृति पद्मावत एक श्रेष्ठ काव्य कृति है और इसलिए काव्य कृति की भारतीय और फारसी काव्य परंपरा के साथ लोकात्मक रूप का संग्रह विवेचन इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय काव्य परंपरा और फारसी काव्य परंपरा। प्रायः सभी देशों में प्रेम और श्रृंगार को आधार बनाकर जितनी कविताएं लिखी गई है उतनी किसी दूसरे विषय पर नहीं। इसका कारण यह है कि प्रेम एक शाश्वत तत्व है जिसके आधार पर स्वस्थ सामाजिकता का निर्माण होता है। मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के अंदर एक राग व्याप्त है जिससे सृष्टि हमेशा सुंदर और सजीव बनी रहती है। इसलिए प्रेम को जीवन कहा गया है और प्रेम से ही सारे जीवन मूल्य विकसित हुए हैं। साहित्य इसी जीवन मूल्य अर्थात प्रेम को बचाए रखने की कोशिश करता है। भारतीय कविता में प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र की भी प्रेम विशेष स्थान पर दिया गया है। भक्ति के क्षेत्र में मधुरा भक्ति इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। सूफी कवियों की साधना का आधार ही प्रेम या रति है। उन्होंने मजाजी प्रेम की हकीकी प्रेम बदल दिया। किसी हिंदी साहित्य के प्रेम में नए रूप से पहले जिस विशुद्ध लौकिक प्रेम की प्रतिष्ठा की गई है वह अत्यंत उदात्त है। चाहे दुष्यता शकुंतला का प्रेम, चाहे नल दमयंती का उषा अनिरुद्ध का प्रेम हो, चाहे माधवानल कंदला का शवि प्रेम का सरस किंतु प्राजल रूप देखने को मिलता है। संस्कृत के कालिदास से लेकर प्राकृत के पदालिप्त सूरी और अपभ्रष्ट के धनपाल का अदरमार अब्दुल रहमान तक अनेक कवियों की विरुद्ध प्रेम कथाएं लिखी और उनमें प्रेम की अमरता प्रदान की। अलग बात है कि प्राकृतिक की प्रेम कथाएं जैनियों द्वारा प्रेम
धर्म प्रचार के लिए लिखी गई। वे प्रेम व्याख्यान की अपेक्षा बात है कि प्रकृति की प्रेम कथाएं जैनियों द्वारा धर्म प्रचार के लिए लिखी गई प्रेम व्याख्यान की अपेक्षा चरित्र काव्य अधिक है। लेकिन यहाँ बताता है कि हिंदी की सूफी कवियों ने पूर्व इन्हीं प्रेम परक काव्यों के आधार पर अपने प्रेमाव्याख्यान ग्रंथों की रचना की है। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सूफी असूफी प्रेमाव्याख्यान की प्रेम कथाओं को लेकर कुछ भारतीय लोक कथाओं को लेकर लिए गए हैं। सूफी प्रेमाव्याख्यान से पहले कुछ प्रसिद्ध प्रेम परक काव्य का इस प्रकार है। अभिव्याख्यान शकुंतलम, कालिदास नैषधीय चरित्रम, माधवनल कामकंदल चरित्र, तरंगवई, लीलावई, मलय सुंदरी, भविष्य कहा धनपाल, रैणकुमार चरित्र, पुष्पदंत, सुंदर षडचरित्र, नंदी, करकड़ू चरऊ, मुनि, कनकारमर, उपमर्षि चरित्र, धाई, संदेश सारक, नेमिनाथ, चैपौ, विनय चंद्र सूरी आदि। सूफी मत के उद्भव और विकसित होकर एक पुष्ट संप्रदाय का रूप ले लेने के बाद उसमें अनेक मसनवियाँ लिखी गई है। इन मसनवियाँ की प्रेमाव्याख्यान कहा जाता है कि मनवसियाँ अरब फारस और प्रसिद्ध लोक कथाओं के आधारित थी। इन्हीं कथाओं में से कुछ कथाएं निजामी से सूफी दर्शन की समाहित किया गया है। अमीर खुसरो पर निजामी का बहुत प्रभाव था। उनसे प्रभावित होकर खुसरो ने 5 मन्नावियाँ लिखी। इसी तरह फारसी ने सूफी कवि जामी ने निजामी और खुसरो से प्रभावित होकर 5 मन्नावसियाँ की रचना की। इस तरह से सब पता चलता है कि हिंदी के सूफी प्रेमाव्याख्यान फारसी नवियों से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। फारसी से सभी कुछ मनवसियाँ वह प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार पर लिखी गई है और उनके द्वारा सूफी मत प्रतिपादन किया गया है। फारसी के सभी सूफी कवियों के विशुद्ध प्रेम पर बल देते हुए स्त्री पुरुष के प्रेम में ईश्वरीय प्रेम की तरह पवित्र माना गया है। मौरूम के लौकिक प्रेम को नश्वर मानते हुए अलौकिक प्रेम की बात की है कि इस तरह उन्होंने प्रेम के अमरत्व प्रदान किया। इसी तरह फारसी के प्रायः सभी सूफी कवियों ने प्रेम की अमरता, जीवन की नश्वरता, त्याग, आत्मसमर्पण आदि पर जोर दिया। प्रेम साधना में वासना को निषेध माना गया, अर्थात उनका प्रेम अशरीरी था। फारसी के सूफी प्रेम व्याख्यानों ने नायक के रूप में अधिक तड़पन की वेग दिखाई पड़ता है। नायिका का विवाह प्रेमी से न होकर अन्य व्यक्ति से होता है। प्रेमी का जीवन अत्यंत कष्टप्रद और आदर्शवादी से होता है। फारसी से सूफी प्रेमाव्याख्याओं की संभोग का चरित्र नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं उनमें भी मासल प्रेम दिखाई पड़ता है। हिंदी प्रेमाव्याख्यान। अभी तक आपने फारसी से सूफी काव्य का सामान्य रूपरेखा के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब आपको हिंदी के सूफी प्रेमाव्याख्यानों के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। पहले कहा जा चुका है कि अमीर खुसरो पहले भारतीय कवि हैं जिन्होंने निजामी से प्रेरणा ग्रहण प्रेमाख्यान लिखे और सूफी मत का प्रतिपादन किया। अमीर खुसरो के 50 वर्ष बाद हिंदी में सूफी काव्य की रचना प्रारंभ हुई। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अशाइत कृश हंसावली ही हिंदी का पहला सूफी काव्य है। इसके बाद मुल्ला दाऊद ने चंद्रायन नामक सूफी काव्य की रचना की। दामोदर कवि कृत लखन सेन पद्मावली कथा 1459 ईस्वी, कुतुम्बन कृत मृगावती 1503 ईस्वी, गणपति कृत माधवनल कामकंदला 1537, जैसी कृत पद्मावत 1540, मंजन कृत मधुमालती 1545, उस्मान कृत चित्रावली 1613 आदि हिंदी के प्रमुख प्रेमाव्याख्यान काव्य हैं। हिंदी प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत में भी अनेक प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए हैं, जिनमें मसनवी कदम्बराव। हिंदी प्रवेश के अलावा दक्षिण भारत में भी अनेक प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए, जिनमें मसनवी पद्मनराव 14वीं, मुल्ला
वजहीकृत कुतुब मुस्तरी 1610, नुसरती कृत गुलशन-ए-इश्क 1658, इब्न निसाती कृत फुलवन 1665 आदि प्रमुख है। भारतीय काव्य का प्रायः सभी आरंभिक प्रेम कथाएं वैदिक और पौराणिक प्रेम कथाओं के आधार पर लिखी गई है। संस्कृत साहित्य के बाद पाली प्राकृतिक और अपभ्रंश की प्रेम कथाओं के आधार पर प्रायः ऐतिहासिक और काल्पनिक है। सूफियों से पहले जैनियों ने भारत की प्रचलित प्रेम कथाओं के आधार पर चरित्र काव्य लिखे और उनके द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया। इसी तरह सूफी कवियों ने भी लोक प्रचलित प्रेम कथाओं या ऐतिहासिक प्रेम कथाओं के आधार पर सूफी मत का प्रतिपादन किया। इस तरह संस्कृत से लेकर पाली प्राकृतिक और अपभ्रंश की प्रेम कथाओं में आदर्शवादी प्रेम का चित्रण किया गया है। संस्कृत से लेकर पाली तथा प्रेम से उदात्त बनाने की कोशिश की गई है। हिंदी के सूफी प्रेमाख्यानों में इसी भारतीय परंपरा का अनुसरण किया गया है। तात्पर्य यह है कि भारतीय साहित्य ने नायकों को प्रायः कोमल, संवेदनशील, सहिष्णु और पतिव्रता के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन फारसी की प्रेम कथाओं की नायकों की अपेक्षा नायकों को अधिक प्रेमी, सहिष्णु, संवेदनशील और एकनिष्ठ चित्रित किया गया है। लैला मजनू ने मजनू का एकनिष्ठ प्रेम लैला के प्रति और सीरी फरहास के फरहास का एकनिष्ठ प्रेम सीरी के प्रति। वास्तव में फारसी के सूफी प्रेमाख्यानों के नायकों के लिए उनकी प्रेमिकाएं उनकी प्रेरणा है, साधन और साध्य है। भारतीय सूफी प्रेमाख्यानों ने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का चित्रण किया गया है, किंतु फारसी के सूफी प्रेमाख्यानों के केवल वियोग का चित्रण किया गया है। तात्पर्य यह है कि भारतीय और फारसी काव्य के प्रचुर मात्रा में प्रेमाख्यान लिखे गए, किंतु दोनों के अंतर में हिंदी के सूफी कवियों ने फारसी सूफी काव्य के कुछ आदर्शों को जरूर अपनाया, किंतु हिंदी के प्रायः सभी सूफी कवियों ने कथा वस्तु का चयन भारतीय प्रेम कथाओं से भी किया है। सामान्यतः देखा जाए कि फारसी की मसनवी शैली को छोड़कर हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान विशुद्ध भारतीय हैं। यहाँ तक कि यह सूफी दर्शन का फना और अवधारणा है। भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार फन बौद्धों के निर्माण की प्रतिनिधित्व थी, इसलिए शुक्ल जी ने सूफी मत की भक्ति और भारतीय नवधा की भक्ति को समान माना है। उस पर भारतीय वेदांत का भी प्रभाव पड़ा। मंसूर अल्लाह का अनहलक भारतीय वेदांत का अहम ब्रह्मस्थ ही है। पद्मावत में प्रेम कथा। पिछली इकाई जैसी के कवि व्यक्तित्व की चर्चा के दौरान पद्मावत के लोक कथा तत्वों की एक संकेत किया जा चुका है। पद्मावत का नागपति वियोग खंड तो पूरी तरह लोक काव्य का 12 मासा की तर्ज पर रचा गया है। आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि प्रबंध काव्य के 12 मासा का प्रयोग पूरी तरह भारतीय है। फारसी के सूफी प्रेमाख्यानों की 12 मासे का प्रयोग नहीं दिखाई देता। भारत के लोक कथाओं का अभाव तो नहीं है कि, किंतु जिस तरह अरब फारस में लैला मजनू, सीरी फरहाद और यूसुफ जुलेखा जैसी कथाएं दंत कथाएं बन गई हैं, उस रूप में वेदों के पुराणों में वर्णिता प्रेम कथाएं दंत कथा नहीं बन सकती। लोक में प्रचलित न होने के कारण उनका विस्तार जन सामान्य तक नहीं हुआ, लेकिन उन कथाओं के आधार पर बनाकर संस्कृत, पाली प्राकृतिक और अपभ्रंश के अनेक काव्य लिखे गए हैं। दुष्टेता, शकुंतला, उषा अनिरुद्ध, नल दमयंती, माधव नल, कामकंदला ऐसी कथाएं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत की लोक कथाएं ही नहीं है। तोता मैना और सारंगा, सदाब्रज ऐसी लोक कथाएं हैं जो भारतीय जनमानस में रची बसी हैं, लेकिन इनको आधार बनाकर किसी उत्कृष्ट काव्य की रचना नहीं की गई।
कहने को तो भारत में हितोपदेश कथा, सरिते सागर, सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी जैसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें रोचक और अतिरंजक गाथाओं का भरमार है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इतवृत्त होने के कारण इन्हें काव्य नहीं कहा जाता। कहानियां में मनोरंजन करती हैं कि कुतूहल, जिज्ञासा और उत्कंठा पैदा करती है, किंतु इनसे न तो भावोद्रेक होता है और न ही रसोद्रेक। शुक्ल जी ने यह भी लिखा है कि इनके बावजूद कुछ ऐसी भी कहानियां जनधारणा में प्रचलित होती हैं जिनके बीच बीच में भावोद्रेक करने वाली दशाएं पड़ती चलती हैं। इन्हें हम रसात्मक कहानियां कह सकते हैं। इनमें भावुकता का अंश बहुत कुछ होता है और अनपढ़ जनता के बीच प्रबंध काव्य का ही काम देती है। यहाँ तक कि रोचन तत्व के उल्लेख करना जरूरी लगता है। ऊपर कहा जा चुका है कि हितोपदेश, सिंहासन बत्तीसी और बैताल पच्चीसी आदि को काव्य श्रेणी में नहीं रखा जाता, किंतु हिंदी के पहले प्रेमाख्यान ग्रंथ हंसावली का कथा के आधार पर विक्रम एवं बैताल की कथा ही असाहित्य ने स्वयं इसका उल्लेख हंसावली से किया है। 52 वीर कथारस लीव एह पवाड़ साहित्य कहयु। लेकिन इस प्रेमाख्यान की कथा पूरी तरह लोक गाथात्मक है, क्योंकि इसमें लोक गाथा के सभी प्रमुख तत्व मौजूद जिनमें रसोद्रेक नहीं होता, केवल उत्कंठा ही कुतूहल पैदा होता है। लेकिन जैसी से पहले ही कल्लोल नामक के राजस्थानी प्रेमाख्यान के आधार पर ढोला मारूरा दूजा की रचना की है, जो लोक कथा के तत्वों से परिपूर्ण। जैसी पद्मावत पर इनका प्रभाव पड़ा होगा, ऐसा अनुमान लगता है कि गलत न होगा। हिंदी ने इन दो प्रेमाख्यानों से पहले अपभ्रंश, संदेश, रासक जैसे विशुद्ध लोकात्मक काव्य रचना हो चुकी थी। इस प्रेमाख्यान में प्रेम का जितना उदात्त रूप दिखाई पड़ता है वह अत्यंत दुर्लभ। हिंदी के कवियों में अहमद प्रमाण की इस लौकिक प्रेम पर आधारित रचना के बहुत प्रभाव परिलक्षित होता है, लेकिन संदेश सारक की संस्कृत के दूत काव्यों को लोक परंपरा का सामंजस्य भी दिखाई पड़ता है। इसी तरह बिसल देवरासों ने भी दोनों परंपराओं का समावेश किया है। अभी तक आपने सूफी प्रेमाख्यानों से पहले लोक गाथात्मक काव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की है तथा पद्मावत के लोकात्मक रूप पर विचार कर लेना आवश्यक है क्योंकि इससे केवल पद्मावत के स्वरूप निर्धारण में मदद मिलेगी, बल्कि जैसी के कवि व्यक्तित्व को परखने में भी सहायता मिलेगी। पिछली इकाई में कहा जा चुका है कि पद्मावत मानवीय प्रेम, करुणा, उत्साह और उनकी ट्रेजेडी की निरूपित करने वाला काव्य है। अपनी मूल प्रकृति पर पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाला आलोचक विजय देव नारायण शाही के अनुसार जैसी की चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। यह प्रेम और युद्ध की कविता है। इस कथा को इतिहास मानना भूल लोगी। वास्तव में पद्मावत न तो किसी मत को प्रतिपादित करने वाला काव्य है और न ही उसका कवि किसी संप्रदाय का प्रचारक है। उसने इतिहास के लोक गाथा को मिलाकर अपनी कल्पना से एक ही ऐसा कथा सृजन किया जिसे ऐतिहासिक मान लिया गया। धातु तो है कि जैसी से पहले नारायण दास ने चिताई वार्ता लिखी थी, जिससे चिताई, रामदेव और अलाउद्दीन आदि ऐतिहासिक पात्रों की ऐतिहासिकता असंगत है। चिताई वार्ता का अलाउद्दीन चिताई का अपहरण कर लेता है। इसी तरह पद्मावत की अलाउद्दीन भी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास करता है, किंतु अंततः उसे कुछ हासिल नहीं होता। दरअसल जैसी ने अपने प्रेमाख्यानों के लिए रतन सेन नामक ऐतिहासिक पात्र को ले लिया और बाकी कथा अपनी कल्पना से जोड़ ली है। यह जैसी की कल्पना का ही कमाल है। उन्होंने एक ऐसी कथा को बुना है जिसे लोग इतिहास मानने के लिए विवश हो गए। अधिकांश आलोचक पद्मावत को दो भागों में विभाजित करके उसका मूल्यांकन करते हैं। रत्नसेन की सिंघनदीप यात्रा से लेकर
पद्मिनी के साथ पुनः चित्तौड़ लौटने तक, पूर्वावर्ध और राघव चेतन के निकलने जाने से लेकर पद्मावती के सती होने तक उत्तरार्ध, रतनसेन का हीरा मनतोते से पद्मावली के रूप में सौंदर्य को सुनकर योगी के वेश ने 16,000 योगियों के साथ सिंघल द्वीप जाना। पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के कष्टों को सहन पर वापसी में समुद्र का कोढ़भाजन बनकर बिछोड़ना आदि कथाएं परी कथाओं जैसी है। पद्मावती की पूर्णा की कथा बिल्कुल लोक गाथाओं जैसी निसंदेह यह कथा लोक में प्रचलित रही होगी। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि ऐतिहासिक घटनाएं भी लोक रुचि में रंग कर लोक गाथात्मक हो जाती है। उनमें चमत्कार तथा अतिमानवीय घटनाएं जुड़ जाती हैं। स्वयं कबीर इनके शिकार हो चुके हैं। लोक में कबीर और गोरखनाथ को लेकर ऐसी न जाने कितनी किंवदंतियां प्रचलित हैं जो बिल्कुल झूठी हैं। जैसी ने लोक रुचि को पर्याप्त सामान्य दिया है और लोक प्रचलित कथा रतन सेन की ऐतिहासिक कथा में इस तरह मिला दिया है कि उस कथा के लोक कथा में गायब हो गई है और वह एक कल्पित इतिहास बन गई है, जिसे बाद में आलोचकों को वास्तविक इतिहास मानने की भूल कर डाली। वस्तुतः यह मान लेना ठीक होगा कि पद्मावत लोक गाथा के आधार पर रचा गया जैसी का लैलिक काव्य है, जिनसे मनुष्य प्रेम, उत्साह, घृणा और संभावना के साथ संघर्ष करता है, हारता है, जीतता है। किसी को यह मोती मिलता है तो किसी को घोघा और सेवार। देखिए मानसरोवर खंड, जिसे अपनी अभिलषित वस्तु नहीं मिलती, वह एक मुट्ठी धूल उठाकर यह कहने पर मजबूर हो जाता है कि यह दुनिया झूठी है। छार उठाई लिन्न एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पीर मिथि झूठी। हिंदी के सूफी काव्यों में अनेक कथानक रूढ़ियों और प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। ये कथानक रूढ़ियां प्रायः एक जैसी हैं। प्रतीकों की योजना सिर्फ मत प्रतिपादक के लिए की गई है। पद्मावत की इस तरह का कोई प्रतीक नहीं होता तत्स्वरूप प्रतिपादक कर सके। पद्मावत में कथानक रूढ़ियां जरूरी हैं। मानवेतर प्राणी के रूप में हीरामन का आदमी की तरह बातें करना, महेश पार्वती का रत्न सेन की परीक्षा लेना, फिर उसे सिद्धि गुटका और रतन सेन की सूली देने समय महेश पार्वती का नट नटिनी के रूप में धारण कर वहां पहुंचना, जोगियों का सिंघल द्वीप के सैनिकों से युद्ध, हनुमान द्वारा जोगियों की सहायता, शिव का युद्ध में जाना, रतन सेन की पद्मावली से तथा 16,000 योगियों की पद्मिनी स्त्रियों से विवाह, समुद्र का नायक के रूप में रत्नसेन की भिक्षा मांगना, रत्नसेन द्वारा तिरस्कृत समुद्र का भीषण तूफान ला देना, रत्नसेन पद्मावली का अलग अलग दिशाओं में बह जाना, समुद्र की कन्या लक्ष्मी द्वारा दोनों को मिलाने का वचन देना और उनके पुनर्मिलन के बाद समुद्र द्वारा रतनसेन को 5 अनमोल पदार्थ देना आदि घटनाओं लोक गाथाओं जैसी जिज्ञासा और कुतूहल उत्पन्न करने वाली, अतिरंजनापूर्ण और अविश्वसनीय है। इसमें प्रेम कथाओं के वे सभी तत्व मौजूद हैं जो लोक कथाएं के लिए अनिवार्य होते हैं। इस तरह पद्मावत का पूर्ण भाग पूरी तरह लोक गाथाएं हैं, किंतु पद्मावत लोक गाथा नहीं है। इस काव्य है जिसमें कवि की एक विशिष्ट जीवन दृष्टि है। यही जीवन दृष्टि से लोक गाथा होने से बचाती है। पद्मावत के लोक गाथात्मक के रूप में समझाने के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों को देखना जरूरी है। सबसे पहले नागमती वियोग वर्णन को लिया जा सकता है। नागमती वियोग वर्णन को 12 मासे की तर्ज पर लिखा गया है और इस पहले से ही कहा जा चुका है कि यहाँ पर यह बता देना आवश्यक प्रतीत होता है कि लोक काव्य विधा 12 मासा का साहित्य सर्वप्रथम प्रयोग अपभ्रष्ट काव्य नेमिनाथ चौपई ने किया गया। इसके बाद विश्लेष देव रासों ने 12 मासा का प्रयोग किया गया है। इससे जाहिर होता है कि सूफी कवियों ने पहले ही साहित्य के लोक काव्य विधा का प्रवेश कर चुका है। यह इतना ही प्रभावशाली था कि जैसी इसे छोड़ नहीं सके और पद्मावत ने इन्होंने
उसके द्वारा नागमती का जितना मार्मिक चित्रण किया उतना ही कोई कवि नहीं कर पाया। जैसी प्रेम के कवि हैं उन्होंने इस प्रेम को विशद व्यंजना पद्मावत में की है। पद्मावत का यह प्रेम त्रिआयामी, यह एक तरफ नागमती है और दूसरी तरफ पद्मावती, इन दोनों के केंद्र में रतन सेन। लेकिन नागमती के चरित्र में यह एक साधारण औरत और पत्नी का चरित्र तथा पद्मावती का चरित्र एक प्रेमिका का है। प्रेमिका होकर और अपने प्रेमी से वियुक्त होकर भी पद्मावती में वह तड़प नहीं है जो एक साधारण औरत के रूप में नागमती में विद्यमान है। नागमती में यह चरित्र लोक कथाओं की गृहस्थ स्त्रियों जैसा है। संभवतः इसलिए जैसी का कवि नागमती की भावदशा से ज्यादा रमा और स्त्रियों जैसा है। संभवतः इसलिए जैसी का कवि नागमती की भावदशा में ज्यादा रमा है और इसलिए जैसी नागमती के वियोग वर्णन के विशेष रूप में चित्रित करने की सफल हुए हैं। विरह दशा में प्रेम अपनी संपूर्णता में परिलक्षित होता है। प्रेम है तो वियोग भी होगा। प्रेम में वियोग और रस दोनों जैसे मोम के छत्ते में शहद और बर्रे दोनों रहते हैं। प्रेम हिमा बिरह और रसा, मैन के घर मधु अमृत बसा। जैसी का प्रेम विशुद्ध भारतीय है। पति के वियुक्त होने पर नागमती पटरानी से यह एक सामान्य स्त्री बदल जाती है जिसकी मुख्य चिंताओं में छोटी छोटी बातें शामिल हैं। उसे बरसात आ गई, पति नहीं है, घर के मरम्मत कौन करेगा, उसके पास एक नए घर में बनाने के सामान भी नहीं है। कोरु कहाँ ढाढ़ न साजा, तुम बिनु कंत न छाज निसाजा। नागमती के वियोग वर्णन के वक्त जैसी को मनोदशा एक लोक कवि जैसा हो गई है। नागमती के खंड लोक काव्य नागमती विरह के आगे तप कर अपने सारे गौरव गर्व को भूल जाती है और अपनी सौत के पास पक्षी भिजवाए संदेशों में कहती है कि यद्यपि रत्नसेन की ब्याहता हूँ किंतु मुझे भोग से कोई वास्ता नहीं है, मैं तो उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। पद्मावती सो कहु विहंगम, कंत लोभाई रही करि संगम, तो ही चैन सुख मिले शरीराम, मोह कह दिए द्वंद दुख पूरा। हमहु बियाहि संग ओहि पिहु, आपहु पाई जानु सर जिहु, मोहि भाग सो काज न बारी, सौ दृष्टि के साहनहारी। नागमती की यह सहृदय और त्याग की पूरी अवधारणा लोक साहित्य की है। जैसी ने उसे लोक परंपरा से ग्रहण किया है। वास्तव में नागमती वियोग खंड की पूरी संरचना लोक गाथाओं से प्रेरित है। पद्मावत की नागमती वियोग खंड के अलावा जहाँ यह लोक गाथाओं के आधार पर ग्रहण किया है उनमें पद्मावती सुआबेट खंड भी है। एक लंबे समय के बाद हीरामन पद्मावती से मिलता है। पद्मावती उसे गले से लगा लेती है किंतु उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। आगे उठे दुख हिये गंभीरू, नय नहीं आए चुआ होई नीरू। एक राजकुमारी का एक तोते से इतना प्रेम और उससे मिलने की इतनी खुशी बिल्कुल लोक कथाएं और दंत कथाओं जैसी है। इस तरह जैसी ने मानव प्रेम का विस्तार किया है। इसी तरह पद्मावती विश्वासनाथ पूजा के लिए ब्राह्मण अगरवार, वैश्य, चंदेल, चौहान, सोनार, कलवार, बनियाइन, कैनीत, पटनईत और बरसाइन आदि स्त्रियों के साथ जाना भी लोक परंपरा से गृहीत है। यह प्रेम सामाजिक था लेकिन लोक परंपरा की पूरी झलक वहाँ दिखाई पड़ती है जहाँ पद्मावती एक सामान्य स्त्री की तरह अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि और सहेली सबे बियाही, मो कह देव कतहु बर नाही। पद्मावती यहाँ तक एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक सामान्य घर की लड़की हो गई है जो यह मन्नत मांगती है कि अगर मेरे योग वर्ष से मेरी शादी हो जाएगी तो मैं आपकी पूजा करूंगी। बरसो जोग मोहि मेरे वहु, कलश जाति हो मानी,
जे दीन ही छा पूजय बेग छड़ाऊ आनी। पद्मावती का यह राजकुमारी की अपेक्षा एक सामान्य स्त्री के रूप में यहाँ जितना स्वाभाविक चित्रण हुआ है वह अत्यंत दुर्लभ है। तात्पर्य यह है कि पद्मावत की पूरी संरचना लोक गाथात्मक है, इसलिए इसमें इतनी सजीवता, मार्मिकता और सरसता है। पद्मावत की प्रबंधात्मकता। पद्मावत के लोक कथात्मक रूप की जानकारी के बाद इसकी प्रबंधात्मकता पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसी ग्रंथावली की भूमिका में जैसी से पहले हिंदी प्रेमाख्यानों की मृगावती, मधुमालती कथा, मुग्धावती, प्रेमावती, चित्रावती और इंद्रावती की रचना को भारतीय चरित्र काव्यों को सर्ग-वध शैली पर मानकर फारसी की मसनवी शैली पर माना, जिसके स्वरूप कथा सर्गों पर विस्तार के हिसाब से विभक्त नहीं हुआ, बराबर चलती है। केवल स्थान स्थान पर घटनाओं या प्रसंगों का उल्लेख शीर्षक के रूप में रहता है। उसमें पहले इस स्तुति, पैगंबर की वंदना और उस समय के राजा की प्रशंसा होनी चाहिए। ये बातें पद्मावत, इंद्रावत, मृगावती इतिहास सबके पाई जाती है। यही नहीं, जैसी की प्रबंधन कल्पना पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने यह पद्मावत को दो भागों में बांटा है, इतिवृत्तात्मक और रसात्मक। घटना या सामान्य वर्णन इतिवृत्त कहा जाता है कि घटना का मनोदशाओं का भावपूर्ण चित्रण। रसात्मक। पद्मावत में ये दोनों विशेषताएं दिखाई देती हैं। शुक्ल जी को भी यह मान्यता है कि रसात्मक के संचार के लिए प्रबंध काव्य का जैसा घटना चक्र चाहिए, पद्मावत का वैसा ही है। डॉक्टर नरेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में सूफी प्रेमाख्यानों के काव्य रूप में विवेचन कर्म में इन प्रेमाख्यानों के मसनवी नहीं कथा कहा गया है। इस विचार के प्रतिपादक में संस्कृत काव्य का शास्त्रीय सिद्धांतों का उदाहरण देते हुए सूफी कवियों की कुछ पंक्तियां भी दी गई हैं, जैसे प्रेम कथा ए भांति विचार हुजु, कथा जगत जेति कबियाई, जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आन कथा एक कहे बनई। इसी तरह कुछ ऐसे प्रेमाख्यान का भी उल्लेख किया गया है जिनके नाम में ही कथा शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे लखन सेन पद्मावती कथा, दामोदर सत्यवती कथा, ईश्वरदास कथा, रत्नावली कथा, कामलता कथा, कनकावती, जानकवि आदि। इस तरह यह सिद्ध किया गया है कि काव्य रूप की दृष्टि से इन्हें परंपरागत कथा काव्य के अंतर्गत ही लिया जाना उचित होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास। उपर्युक्त मत के बिल्कुल असहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि हिंदी के सूफी कवि अगर अपने प्रेमाख्यानों के लिए भारतीय प्रेम कथाओं या लोक गाथाओं में प्रभावित हो सकेंगे या उनके आधार पर ग्रंथ लिख सकेंगे तो उनके काव्य रूप में अपना कर सकेंगे। चूंकि सूफी प्रेमाख्यानों में सर्गबद्धता नहीं है और उनमें घटनाओं के आधार पर शीर्षक दिए गए हैं, इसलिए इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने कम से कम प्रबंध कल्पना मसन कवियों के आधार पर की है। जैसी का पद्मावत भी मसनवी शैली से ही लिखा गया है। यद्यपि पद्मावत की कथा सुगठित है और उनसे प्रवाह भी है, किंतु पूर्वावत की कथा उत्तरदायी कथा के संयोग में अंतर है। पूर्वावत की कथा मंद गति के चलती है तथा उत्तरा की कथा अपेक्षाकृत तीव्रता से, लेकिन जैसी ने इन दोनों का सफल सामंजस्य किया है कि जिससे कथा की ठहराव नहीं आता। इसी सिलसिले में विजय देव नारायण शाही के पद्मावत की प्रबंध कल्पना संबंधी विचारों में जान लेना आवश्यक है कि शाही ने पद्मावत के पूर्वार्ध में यूटोपिया आलोक या सिंहल लोक कहा है, जिसमें अति प्राकृतिक घटनाएं हैं, और उत्तरार्ध के इतिहास लोक, जो वस्तुतः इतिहास का वृत्तांत नहीं बल्कि इतिहास लोक निर्मित करता है। जैसी के सत्य
नितांत विभिन्न स्तरों पर बिल्कुल भिन्न आयामों में कथा को फैलाने का जिम्मा लेकर बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। इस तरह जोड़कर न तो पहले वनवासियों में बैठाया गया था और न ही रामचरितमानस में। पद्मावत एक सुसंगठित एकांत रचना का काव्य है। शाही जी ने एक विचार तर्कसंगत निस्संदेह जैसी को दो विभिन्न विरोधी प्राकृतिक की घटनाओं का सफलतापूर्वक सामंजस्य किया है। चूंकि पद्मावत सूफी दर्शन को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ नहीं है, इसलिए जैसी की रत्नसेन पद्मावती के विवाह के बाद भी कथा का अंत नहीं किया और उसे यह आगे बढ़ाया। कथा के ट्रेजेडी बनाकर मानवीय सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापति करना ही जैसी की उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने ग्रंथ के अंत का ही कभी ऐसे ही बिंदु या घटना से नहीं किया है जिससे पद्मावत एक आदर्शवादी काव्य बन जाता। पद्मावत के लोक तत्व। यह जान लेने के बाद कि पद्मावत की कथा में लोक गाथा और इतिहास का सामंजस्य किया गया है, आपको पद्मावत के विचित्र लोक जीवन के लोक तत्वों से परिचित होना आवश्यक है। इससे जैसी के लोक संबंधी दृष्टिकोण का पता चलता है। अब तक आपको यह मालूम हो चुका है कि पद्मावत की कथा राजन्य वर्ग की कथा है, अर्थात इस प्रेम कहानी के नायक रतन सेन चित्तौड़गढ़ का राजा है, नागमती उसकी पटरानी है और पद्मावती प्रेमिका। गर्भवश सिंहल द्वीप का राजा पद्मावती का पिता और अलाउद्दीन दिल्ली का बादशाह। जाहिर है कि जब कथा राजन्य वर्ग की है, एक परिवेश में भी वही होगा, किंतु पद्मावत में ऐसा नहीं है कि एक लोक में कभी बहुत देर तक इस परिवेश में रह नहीं सकता। उसे जब भी मौका मिलेगा तब वह जीवन की ओर भागेगा। अगर उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलता तो उसी परिवेश में लोकमान्य बनाने की कोशिश करता। जैसी ने भी ऐसा ही किया कि उन्हें जहाँ पर भी एक अवसर मिला उन्होंने लोक जीवन में सुंदर छवियां प्रस्तुत की है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जैसी की विशिष्ट ही सामान्य बनाने की कोशिश की है। उन्होंने रत्नसेन को राजा से जोगी बना दिया और लिखा है कि करब विरीत कठिन है राजा, अर्थात प्रेम के मार्ग अत्यंत कठिन है। कबीर के शब्दों में प्रेम के लिए सर्वप्रथम अहम का त्याग करना पड़ता है और घनानंद के अनुसार प्रेम मार्ग अत्यंत सीधा है, किंतु उस पर कुटिल और सनाए जिसने बाकपन है नहीं चलते। राजा जब तक सत्ताभिमान में रहित नहीं हो जाता तब तक प्रेम कर नहीं सकता। जैसी अपनी उस सूचित विचित्र करने की सफल हुई और उन्होंने रत्नसेन को सच्चा युद्ध करने के बाद उसके प्रेम पात्र से मिलवाया। पद्मावती का भी यही स्थिति है। पहले वह सुग्गे के उड़ जाने पर दुखी होता था और सखियों से कहती है कि भी जैसी भी हो उसे खोजो, और बहुत ही दिन बाद वह जब सुग्गा उससे मिला तो उसकी आंखें भर आती है और उसे गले लगा लेती है। पद्मावती के मुख्य चिंता अपने भावी पति को लेकर है। वह राजकुमारी है, देर सवेरे कोई न कोई राजकुमार मित्र हो जाएगा, किंतु वह एक सामान्य स्त्री की तरह शिव मंदिर के मन्नत मांगती है कि अगर मेरे योग पर मिल जाएगा तो और मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं आपकी पूजा करूंगी। पद्मावती के संग उसकी सखियां भी गई हैं, विभिन्न जातियों की है। नागमती वियोग खंड में तो नागमती का पूरा व्यक्तित्व की एक सामान्य स्त्री का है। पद्मावत में लोक कथाएं के तत्व भरे पेड़ हैं, अतः इसमें यत्र तत्र लोक जीवन के सुंदर चरित्र में किया गया है। सिंघल द्वीप भी पनिहरिन के चित्रण में जैसी पनघट का चित्र खींचा गया है। अत्यंत मनोहारी का पनघट पर झुंड के झुंड पनिहरिन भारी भरने आ रही है। वे सुंदर पदनानियां वे जिसे नजर भी देख लेती है उस पर मानो
तिरछे नैनों की कटार गिर पड़ती है। इन पनिहारियों की सिर पर सोने के घड़े हैं। इस प्रसंग के अयुक्ति नहीं है। भारतीय लोक गीतों के सामान्य स्त्री से भी सोने के घड़े हैं। इस प्रसंग की अयुक्ति नहीं है। भारतीय लोकों गीतों की सामान्य स्त्री की थाली में अपने प्रिय को भोजन परोसती है और फूलों की सेज सजाती है। दरअसल इन सुंदरियों के रूप के द्वारा जैसी के पद्मावती के अति रूप सौंदर्य का दिखाना चाहा। जिस राजकुमारी की पानियां गिरने इतनी ही सुंदर, वह राजकुमारी कितनी सुंदर होगी। माथे कनक गागरी आवई रूप अनूप जेई के असपनिहारी सो रानी के ही रूप। इसी तरह जैसी के पद्मावती का विवाह के समय ही हल्दी लगाने का रस्म का भी सुंदर चरित्र चित्रण किया है। हल्दी के सामान्य लोग लगाते हैं, राजकुमारियां तो कुकुम, चंदन आदि के लेप लगाए जाते हैं। इसके बाद विवाह का दृश्य है वह जो कि पूरी भारतीय स्त्रियों के पूरी तस्वीर प्रस्तुत कर देता है। बारात आ रही है और वे अपनी अटारियां पर चढ़कर बारात में दूल्हे को देखती है। पद्मावती भी जोगी को दूल्हे के वेश में देखने के लिए सखियों के संग कोठे पर चढ़ जाती है और पूछती है कि इस बारात में वह जोगी कहाँ है। पद्मावती ने इस प्रश्न का उत्तर दिया सखी चतुराई के साथ देती है। जस रवि देखूं उठे प्रभाता, उठा छत्र तस बीच बराता, वही माज आ दुल्हा सोई और बारात संग सब कोई। अर्थात उस बारात के बीच में पहले सूर्य की तरह चमत्कार धूप को देखा, फिर उसके बीच दूल्हे को देखा। पद्मावत का मानव रोदक खंड पूरी तरह लोक तत्वों से भरा हुआ है। यह पूरा खंड प्रश्नोत्तरी शैली में है, जिसके मायके में सुंदर स्वच्छंदता का वर्णन किया गया है और तथा ससुराल में इस स्वच्छंदता के छीन जाने का आशंका भी प्रकट की गई है। भारतीय लोक मानस का यह परिचित दृश्य है कि सामान्य घरों में स्त्रियों को ससुराल में अनेक बंधनों और निषेधों के बीच रहना पड़ता है। इसलिए जब कोई युवती ससुराल जाने लगती है तो उसकी आंखें बरसने लगती है और वह घर परिवार के लोगों को सखिया के गले लगाकर रोती है। मायके के इसी प्रेम स्वाभाविक चित्रण पद्मावती की इस मनोदशा में देखा जा सकता है। गहवर नैन आए भरियासु, छाड़व यह सिंघन कैलाशु, छाड़व नैहर चलिउ बिछोई, इही रे दिवस कह हौ तब दोई। छड़ियु आप नहीं सखी सहेली, दुर्गवन तजी चलेउ अकेली, नैहर आई काह सुख देखा, जनु होइगा सपने कर लेखा। मिलऊ सखी हम तहवा जाही, जहाँ आई पुनि आऊब नाही, हम तुम मिली एकै संग खेला, अत बिच्छो आन ग्यू मेला। बादल को युद्ध में जाना है कि उसकी नवविवाहिता वधू उसकी ओर देख रही है और सोच रही है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं लज्जावश चुप रहती हूँ तो प्रिय चले जाएंगे और कुछ कहती हैं तो वे मुझे ढीठ समझेंगे। रहो लजाई तो पीऊ चले, कहो तो कह मोही थी। लेकिन अतत उसका असली रूप प्रकट होता है और वह बादल को उसके छात्र धर्म की याद दिलाते हुए कहती है कि तुम युद्ध का साहस बांधो और मैं सती का बाना बनाती हूँ। हम दोनों का मिलन जय और पराजय की स्थिति में ही संभव है। अगर तुम रण में पीठ दिखाकर आए हो तो तुम्हें भी नहीं मिलूंगी। बादल की स्त्री के इस प्रसंग में राजपुताने का पूरा लोक जीवन सामने आ जाता है। जैसी ने बनिजरा खंड में सियल द्वीप के हाट का जो चित्रण किया है वह अत्यंत स्वाभाविक है और यह पूरी तरह लोक जीवन से समृद्ध है। पहले कहा जा चुका है कि जैसी ने पद्मावत में जहाँ भी अवसर मिला है वहाँ लोक जीवन का सजीव चित्रण किया है और जहाँ यह इसका अवसर नहीं मिला वहाँ लोक तत्वों का प्रयोग किया है। यह पूरी कथा राजन वर्ग और सामान्य वर्ग के दंड के आधार पर आगे बढ़ती है और अतः सामान्य की ही जीत होती है, चाहे राजा रत्नसेन हो चाहे रूप गर्विता नागमती, दोनों के सामान्य होना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि पद्मावत में लोक जीवन का प्रत्येक चित्रण कम हुआ, किंतु जितना भी हुआ है वह विशद और स्वाभाविक है। वह स्वाभाविकता की पद्मावत के लोक संतृप्त कर देती है।
पिछले प्रकरण में आपने पद्मावत में विचित्र लोक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। दरअसल पद्मावत की कथा का आधार लोक प्रचलित कथा और ऐतिहासिक कथा है, इसलिए पद्मावत में सहज रूप के लोक जीवन, लोक विश्वास आदि आ गए। पद्मावत की रचना प्रक्रिया में देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि लोक जीवन में संबंधित ये प्रसंग ऊपर से थोपे गए हैं, यह बीच में जोड़े गए हैं। निसंदेह इससे यह साबित होता है कि जैसी की लोक जीवन की गहरी पैठ थी। भारतीय लोकमानस के कथा के कई रूप, किस्सा, कहानी, वृत्तांत प्रचलित है। जैसी के पद्मावत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझ लेऊ जो बुझे पारहु। दरअसल जैसी का उद्देश्य एक ऐसी प्रेम कथा लिखना था जिससे उच्चतम मानवीय मूल्यों का प्रतिष्ठा हो सके। जैसी इस सुंदर में मनोहर सृष्टि की नवरत्ता की परिचित है कि इस संसार में एक बढ़कर शक्तिशाली राजा हुए, सुंदरिया हुई, और किंतु वे सभी काल के गाल विलीन हो गए और यह कि एक कहानी बनी। यह कहानी ही वह जीवन का मूल्य अनुकरणीय और अमिट हो। जैसी कि यह प्रतिवाद लोक विश्वास के अनुकूल भी है और शास्त्रानुकूल भी। तात्पर्य यह है कि जैसी के भारतीय लोक जीवन का अच्छा ज्ञान था और वे लोक जीवन से दूर जाना भी नहीं चाहते। इसका सबसे बड़ा परिणाम राजनयिक वर्ग सामान्यीकरण है। यह जैसी ऐसा न करके पद्मावत अभिवादन कर रहे हैं कि कथा बनकर रह जाता है और शास्त्रीय हो जाता है। अपनी कृति में शास्त्रीय होने से बचाने के लिए जैसी के इतिहास पर कम लोक प्रचलित कथा पर ज्यादा जोर से यही कारण है कि पद्मावत की नागमती की सारी चिंताएं एक अभावग्रस्त सामान्य भारतीय स्त्री की चिंताएं बन गई हैं और पद्मावती का दुख एक लाचार औरत का जिसके प्राण तोते में बसते हैं। तोते के उड़ जाने पर पद्मावती रोती है। पद्मावती ने इस दुख से जैसी के लोक गीतों की प्रश्नोत्तरी शैली का अत्यंत सजीव बना दिया है। उड़ी वह सुवटा क बसा खोजहु, सखी सो बासु देहु है धरती की सरग, गा पवन न पावे तासु, जहाँ तक रति न देवस है, जहाँ न पौन न घानी, ते ही बन होय सुवटा बसा को, रे मिलाओ आनी। जैसी बहुश्रुत थे, लेकिन उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से ज्योतिष शास्त्र और इतिहास भूगोल का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था कि इस विषयों के संबंध में उनका ज्ञान लगभग जनश्रुतियों पर आधारित था और अवध में पद्मावती में कथा लोक के रूप में प्रचलित थी और उनसे पहले इस तरह के लोक कथाओं को लेकर आइस्त को मुल्ला दाऊद प्रेमाख्यान की रचना कर चुके हैं। अतः जैसी ने भी लोक प्रचलित कथा के ऐतिहासिक कथा से जोड़ दिया है। एक विशुद्ध प्रेम कथा को प्रेम और युद्ध से कथा बना दिया है और सफल त्रासदी बन गई है। इस तरह जैसी ने प्रचलित लोक कथा की परिकार की किया, किंतु उसे शास्त्रीय होने से बचा लिया। यह सबसे सर्ववृत्त है कि जैसी का संबंध जैस से था। यह भी कि भ्रांति जैसी एक मशहूर सूफी संत है कि एक सिद्ध फकीर के रूप में जैसी की ख्याति जैस सुतुरवर्दी और गांवों की तक नहीं मान लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मानव मूल्यों का प्रवक्ता यह भी ब्राह्मण डांबरों के चमत्कारों का विश्वास नहीं कर सकता। दरअसल जैसी की ख्याति के आधार पर उनका कवि थी था कि उनके मार्मिकता है और करुणा त्रादसी है, तो निरास्तर में नौसर जीवन के प्रति सहज अनुराग भी भावना जगाता है। भले ही यह अनुराग क्षण पर ही क्यों ना हो, क्षण भर की सच्चा अनुराग की अमर। इसलिए जैसी ने लिखा है कि सहज अनुराग में निर्मल स्वभाव के कारण इसलिए जैसी ने लिखा है कि सर्वतः उनके पांव पड़ते थे और उनका मुंह देखते थे। एक नैन जस दर्पण औ ते ही बिरमल भाव, सब रूपवंत गाम गई, मुख जेवई कई ताव। स्पष्ट है कि जैसी कवि और उनके जीवन में भी उनकी ख्याति का यही अधिकार था। जैसी बाईं आंख और बायां कान को खो चुके थे, अर्थात उनका कुरूप। इसलिए उन्होंने देखता था कि वह हंसता है, किंतु जब वह उनका कविता सुनता है तो रो पड़ता है। मुहम्मद कवि जो प्रेम का ना तन रकत न मासु, जे मुख देखा ते ही हंसा, सुना तो आए आंसू। वास्तव में जैसी अपनी कविताई के कारण ख्याति प्राप्त कर चुके थे और उनकी ख्याति का आधार
आधार उनका लोक जीवन से गहरा लगाव ही था कि डॉक्टर निवास बनना के ठीक ही लिखा है। जब जायसी भारत की ग्राम जनता के कवि इसलिए उन्होंने अवधी के ठेठ रूप में अपनाया है, तो नूर मोहम्मद की तरह जायसी ने हिंदी की अवधी बोली है, इसलिए काव्य रचना नहीं कि उनके द्वारा इस्लाम का प्रचार किया जाए और उसे घर घर पहुंचा दिया जाए। भारतीय समाज में लड़की को पराया धन समझा जाता है और मायके में उसे जितनी स्वच्छंदता मिलती है और उनकी ससुराल में नहीं। लड़कियां जानती हैं कि आज नहीं तो कल ब्याह ही हो जाएगी, ससुराल जाते ही उनकी सारी स्वतंत्रता छीन जाएगी, सास ननद ताने मारेंगी, ससुराल में मायका आने वाले ससुराल वालों की मर्जी पर निर्भर करती है। इस लोक मत में कटु यथार्थ में जायसी कितने सुंदर ढंग से विचित्र किया। हे रानी मन देखु विचारी, एही नैहर रहना दिनचारी। जौ लागी अहै सीता कर राजू, खेली लेउ जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गवनत काली, कित हम कीत यह सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिल के खेबल एक साथा। तात्पर्य यह है कि जायसी पद्मावत का रूप विन्यास लोक कथात्मक और उसकी कथा के आंतरिक सूत्र में लोक जीवन से जुड़े हुए हैं। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि जायसी आंतरिक लगाव के कारण लोक कवि के रूप में मशहूर हो गए हैं, इसमें उनकी भाषा का भी महत्व नहीं है। जायसी के पूर्ण के या उनके समकालीन सूफी कवियों का अस्थिर खिचड़ी भाषा में देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जायसी की कविता का प्राण आंतरिक रूप में लोक संगीत है तो बाह्य रूप में ठेठ अवधि का मिष्ठान। जायसी का भाषा, अंत में जायसी का भाषा का विचार कर लेना आवश्यक है, क्योंकि यह तत्व है जिसके द्वारा भावों और विचारों का अभिव्यक्त किया जाता है। यह सर्वविदित है कि जायसी ने अपने पद्मावत और अन्य काव्य ग्रंथों की रचना अवधी में की है। जैसी अवधी तुलसीदास और अवधी से भिन्न है। जायसी की अवधी ठेठ अवधि में लोक भाषा के बहुत निकट है, जबकि तुलसीदास की अवधी परिष्कृत अवधी जैसी ही नहीं सभी सूफी कवियों की भाषा ललित मधुर एवं सुबोध ठेठ अवधि है। डॉक्टर निवास बन्ना के अनुसार ठेठ तथा तद्भव रूपों में लोक प्रचलित उक्तियों एवं मुहावरों आदि के दृष्टियों सूफियों के प्रेमाव्याख्यान लोक भाषा के महाकोश हैं, लेकिन हिंदी के असूफी प्रेमाव्याख्यानों की अवधी ब्रज और राजस्थानी आदि विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तात्पर्य यह है कि हिंदी के प्रेमाव्याख्यानों में केवल अवधी का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि केवल उत्तरीय भारत के प्रेमाव्याख्यानों में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। दक्षिण के प्रेमाख्यानों की भाषा दक्षिणी और अरबी फारसी का गहरा प्रभाव। 12वीं शताब्दी में प्रेमाख्यान राहुल वेल रोडा कवि की भाषा में पुरानी दक्षिण कोसली है। उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा भी पुरानी कोसली है। दरअसल भारत के सूफी कवियों ने प्रायः उसी भाषा में अपनी काव्य का बनाया है जहाँ वे रहते हैं। पंजाबी के सूफी कवियों में पंजाबी का और बंगाल की सूफी कवियों का बंगला में प्रेमाव्याख्यान लिखे। हिंदी के अधिकांश कवियों की संबंध सूची भारत का अवधी क्षेत्र से था, इसलिए उन्होंने अवधी में ही काव्यों की रचना की है। अवधी भाषा के अन्य बोलियों में कवि ने भी अवधी को अपनी काव्य भाषा बनाया, क्योंकि अवधी सूफी संप्रदाय भी भाषा बन गई थी। यही कारण है कि उपसमान जैसी भोजपुरी भाषी क्षेत्र में कवि ने भी अवधी को नहीं अपना काव्य भाषा बनाया। हालांकि उनकी भाषा में भोजपुरी का भी प्रभाव रहा। जैसे ही नहीं प्रायः सभी सूफी कवियों का लोक गहरा संबंध था, इसलिए उनकी भाषा लोक जीवन भी भाषा है। परशुराम चतुर्वेदी ने जायसी की भाषा के बारे में लिखा है कि जायसी की सफलता उनकी सादी एवं अलंकारिक भाषा में व्यवहार में भी पाई जाती है। कहीं कहीं उसमें यदि अनजान का उल्लंघनपन आ जाता है तो अन्य एक मर्जी हुई लेखनी द्वारा निकलने हुए प्रौढ़ उद्गारों का बाहर भी देखने को मिलती है। जैसी कि काव्य ठेठ अवधि अर्थात जनसामान्य द्वारा बोली जाने वाली अवधि है, किंतु वह अवधि के व्याकरण के अनुकूल है कि जैसी के अवधि का कारण चिन्हों का सफल प्रयोग किया है। उन्होंने पुरानी अवधि के बहुत से अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे शब्द रामचरितमानस में कम है।
इससे यह स्पष्ट होता है कि बोलचाल की अवधि में जायसी की कितनी जबरदस्त पकड़ थी। कुछ अप्रचलित शब्द जिनका प्रयोग पद्मावत में हुआ है, जैसे अहक, लालसा, नौजी, ईश्वर, जाहिया, जब तिवई, स्त्री, मौका, मुझको, मऊ में भी अधिके और भी अधिक शुक्ल जी के अनुसार साहित्यज्ञों के ग्रंथों लगेंगे। इसी तरह जायसी के उच्चारण के संपेचीकरण में प्रवृत्ति से अपनाया एक ही और ये स्थान पर केवल क लिखा है। तुलसी ने भी यह प्रवृत्ति के अनुसरण किया है। यही नहीं, जायसी के चरण में लंबवत पद की दीर्घात कर दिया है। यह जायसी की कविता चरण के अंत में आए हुए पद पर लिंग का निर्णय करते समय विचार कर लेना जरूरी होता है कि छंद की दृष्टि से लंबवत से दीर्घात तो नहीं किया गया है। जैसे देखी चरित पद्मावती हंसा। उपर्युक्त पद में हंसा वास्तव में हस है, जिसे छंद में दृष्टि की दीर्घात कर दिया गया, लेकिन ठेठ अवधि का काव्य भाषा बनने में उसके व्याकरणीय नियमों का पालन करने के बावजूद जायसी की भाषा कहीं कहीं कुछ दोष आ गए हैं। उन्होंने सर्वनामों, अव्ययों और विभक्तियों का लाप कर दिया है। इसलिए अर्थ लगाना कठिन हो जाता है कि जायसी के संबंधवाचक सर्वनामों के बारे में रामचंद्र शुक्ल लिखा है कि इस मामले में जायसी अंग्रेज की ब्राउनिंग से भी निकल गए हैं। इसी तरह उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें अप्रयुक्त दोष है, जैसे शिवशास। दरअसल यह शब्द विश्वासघात अर्थ और प्रयुक्त हुआ है। विश्वासघात विश्वासी, विश्वापी का विश्वासघात और विश्वासघाती के अर्थ में प्रयोग घनानंद का दूल्हा कवि ने भी किया है। कहीं कहीं जायसी के फारसी के पूरे वाक्य को ले लिया है, किंतु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं और जहाँ ये सामासिक पद प्रयुक्त हुए हैं वे संस्कृत अनुसार नहीं, विपरीत क्रम से हुए हैं, जैसे लीक, प्रखान और किरण रवि। जायसी ने बोलचाल की अवधि में अलावा बीच बीच में नए पुराने पूर्वी पश्चिमी कई प्रकार के भाषा रूपों को अपनाया है। इसलिए उनकी भाषा स्वच्छ, सुबोध और मधुर होते हैं। अव्यवस्थित लेकिन निजबद्ध विभक्तियों, संबंधवाचक सर्वनामों और अव्ययों के लोप में बावजूद जायसी की भाषा में जितने मिठान और सादगी है उतनी किसी कवि में नहीं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी ने भाषा का माधुर्य संस्कृत का माधुर्य नहीं। वह संस्कृत में कोमलकांत पदावली अवलंबित नहीं, उसमें अवधि अपनी नीच का स्वाभाविक मिटाए हुए करती है। जायसी में पहुंच अवध में प्रचलित लोक भाषा के भीतर बहते हुए मायूद स्रोत तक नहीं की थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जायसी भी भाषा वह बहता नीर है जिसमें ताजगी और जो जन जन की भाषा है। जायसी चूंकि लोक जीवन से गहराई से जुड़े, इसलिए उनकी भाषा को उसी भाषा का अनुसरण करती है। अवध में लोग बोलते हैं कि इसीलिए जायसी की भाषा अवधि के मुहावरे, कहावतें और लोकोक्तिता का अनायास आ गई है, जिससे उनकी भाषा अधिक व्यंजनात्मक हो गई है। सारांश: इस इकाई में आपने भारतीय और फारसी काव्य की परंपरा का अध्ययन करते हुए हिंदी प्रेमाव्याख्यान पद्मावत में प्रेम कथा, उनकी प्रबंधकता के लोक तत्व तथा उनकी भाषा का परिचय प्राप्त किया। भारतीय और फारसी काव्य में प्रेम का विशिष्ट स्थान है। भारत में प्रेम को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में मधुरा भक्ति इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जिस तरह फारसी लोक कथाओं के आधार पर मनवासियों लिखी गई है, उसी तरह हिंदी के भी प्रेम कथाओं और लोक कथाओं के आधार पर प्रेमाख्यान लिखे गए हैं। जायसी ने भी इतिहास और लोक कथा का समन्वय कर पद्मावत की रचना की। आपने देखा है कि हिंदी से पहले संस्कृत, पाली और अपभ्रष्ट में लोक कथाएं काव्यों की रचना की गई है। हिंदी के पहले सूफी कवि हसाइन ने विक्रम बेताल की कथा के आधार पर हंसावली की रचना की है। पद्मावत की लोकात्मक काव्य ग्रंथ है। अन्य सूफी कवियों की तरह जायसी और फारसी की सूफी काव्य में कुछ आदर्शों को अपनाया, लेकिन उनके रुझान ज्यादातर भारतीय है। उन्होंने नागमती वियोग खंड में लोक
काव्य 12 मासा के तर्ज पर लिखा है। उन्होंने नागमती को रानी से लोक सामान्य स्त्री, रत्नसेन को राजा से योगी और पद्मावती को राजकुमारी के सामान्य युक्ति की तरह चित्रण किया है, अर्थात जैसी के राजन्य वर्ग का सामान्यीकरण किया है। पद्मावत लोक तत्वों पर भरपूर, उनकी आंतरिक संरचना किंवदंतियों और निजधरी कथाओं जैसी। पद्मावत की भारतीय लोक जीवन, लोक विश्वास, लोक धारणाएं आदि सामायिक है। पनघट हो जाए और विवाह समय हल्दी लगाने का रस्म, बारात देखने का दृश्य, पद्मावती नागमती के सती होने का प्रसंग, पद्मावती सुवें के संवाद, सभी घटनाएं लोक तत्वों से प्रेरित। जैसी ने पद्मावत का रूप विधान लोक कथाएं रखा है। रचनात्मकता के संचार के लिए प्रबंधकता का जैसा घटनाक्रम होना चाहिए, पद्मावत का वैसा ही है। पद्मावत की कथा दो विरोधी प्रवृत्ति के घटनाओं का बावजूद सुगठित है और उसमें प्रवाह भी है। जैसी की भाषा अवधि और उनकी कविताओं का प्राण आंतरिक रूप में लोक संगीत है। ब्रह्म के रूप में ठेठ अवधि का मार्दन, उनकी भाषा जन सामान्य द्वारा बोली जाने वाली अवधि और उनके व्याकरण के अनुरूप है। हालांकि जैसी के भाषा में कुछ अप्रयुक्त दोष भी है, किंतु इनके बावजूद जैसी की भाषा में जितनी मिठास है वह दूसरे कवियों की नहीं है। अभ्यास प्रश्न: फारसी सूफी काव्य और हिंदी सूफी काव्य में क्या अंतर है? क्या पद्मावत सूफी काव्य का अथवा और प्रेम काव्य? लोक तत्व के आप क्या समझते हैं? पद्मावत के वर्णित लोक तत्वों की परिचित दीजिए। जैसी की भाषा का प्राण लोक संगीत है। जैसी की भाषा के संदर्भ में इसका विवेचन कीजिए।